हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मॉडल सेट, और ये मॉडल सेट जो होगा वो साइंस का होगा। अभी तक आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है और नहीं हुई है तो एक बार इस तैयारी के साथ कि आप आज पूरी तरीके से इस तैयारी में चार चांद लगा देंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, और यदि तैयारी कर चुके हैं तो एक रिवीजन के दृष्टिकोण से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए देखते हैं कि आज का मेरा साइंस का पहला जो क्वेश्चन होता है वो कैसा होता है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, सारे लोग जानते हैं, विद्युतमय, उदासीन और भू संपर्कित। इन तारों के रंग होते हैं, आपको यह बताना है। तीनों को एक ही में हम लिए हैं ताकि आप तीनों को आसानी से जान जाए। तो विद्युतमय, उदासीन और भू संपर्कित, ये तीनों तार के जो कलर होते हैं वे कलर होते हैं क्रमशः लाल, काला और हरा। याद रखें कि विद्युतमय जो होता है वो लाल होता है, उदासीन जो होता है वो काला होगा, और भू संपर्कित जो होगा, भू संपर्कित जिसे भूमि से संपर्कित कराया जाएगा वो हरा होगा। मतलब मेरे इस पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल, काला और हरा। चलिए पहले क्वेश्चन में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे का आप सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन आइए समझते हैं। क्वेश्चन है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। अगर आपके सामने चुंबक है तो चुंबक के भीतर सपोज दैट मान लीजिए चुंबक में ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नॉर्थ और साउथ के बीच चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं किधर से किधर होती हैं। अभी तक आपको पता चल गया होगा। नहीं पता है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम हैं ना आपके साथ, एकदम आपके साथ रहेंगे और आपके हर कदम पर आपका साथ देंगे। नॉर्थ से साउथ की ओर यहां पर मेरा जवाब होगा कि जो ये किरणें होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जिसे चुंबकीय बल रेखाओं के नाम से भी जाना जाता है, इसकी दिशा जो होती है वो नॉर्थ से मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। मतलब सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ई के साथ बढ़ेंगे आगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर, तीसरा नंबर। तीसरे का जवाब देने का हम सभी लोग प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र जो है अर्थात जहां पर जल से विद्युत धारा प्राप्त की जाती है, वैसे संयंत्र में कौन सी ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित की जाती है, इस प्रश्न में आपको यह बताना है। ऑप्शन है तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या फिर डी ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा। तो आपको बता दें कि विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने की जो क्रिया होती है वो होता है स्थितिज ऊर्जा। जल विद्युत संयंत्र में स्थितिज ऊर्जा को बदला जाता है विद्युत ऊर्जा में। मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरे में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं आज के चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर जवाब देने का प्रयास करें। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। काफी प्रचलित और काफी ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में कि नरौरा जो है वो नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, या फिर आपको बताना है गुजरात। तो आपको बता दें इस चौथे का जो मेरा राइट आंसर होगा आज का वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी के साथ यहां बढ़ेंगे। नरौरा जो है उत्तर प्रदेश क्षेत्र में, जहां पर योगी अभी के मुख्यमंत्री हैं, वहां क्षेत्र में पाया जाता है। अर्थात नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वो है उत्तर प्रदेश में। चलिए आज का अगला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर 5वें नंबर में। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे और सभी लोग सटीक जवाब देंगे, हमें यह पक्का उम्मीद है इस क्वेश्चन से। प्रश्न है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। अब बताइए कि फोकस दूरी, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि फोकस दूरी f जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब यहां वक्रता त्रिज्या जो दिया गया है वो 40 सेंटीमीटर है, तो 40 का जस्ट कर लेंगे आधा, दिमाग ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है, और 40 का आधा करेंगे, सारे लोग जानते हैं 20 होगा। अर्थात मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। 5वें में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए आगे हैं आज के छठा प्रश्न की ओर। छठे का जवाब सभी लोग देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि
अर्थात अगर किसी भी दर्पण या लेंस का आवर्धन अगर माइनस में है तो ये क्या बताता है, तो माइनस में है इसका मतलब कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक बना है, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक बना है अर्थात उल्टा बना है। अब उल्टा तो ए ऑप्शन में ही दिख रहा है, देखिए इसके कहीं ऑप्शन में आपको ए मतलब उल्टा या वास्तविक प्रतिबिंब नहीं दिख रहा है, तो वास्तविक नहीं दिया गया बल्कि उल्टा दिया गया है ऑप्शन ए में, मतलब छठे में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए आ जाते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसका जवाब सब लोग देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक वस्तु का। अब ये वस्तु के साथ वास्तविक जोड़ के आपको कंफ्यूज में करने का डाला है, आप कम कंफ्यूज नहीं होंगे बल्कि आपको यह बता देना है कि वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है किसके में। तो देखिए वस्तु का आभासी, जिसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब के नाम से भी जानते हैं, यह बनता है अवतल दर्पण के द्वारा और उत्तल दर्पण के द्वारा भी, और ऐसा प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा भी बनता है। तो ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तीनों सही हैं, मतलब यहां मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 7वें में धुआं उड़ा दिए सभी लोग, 7वें का जवाब डी एकदम बिल्कुल सही होगा। आगे है 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसका जवाब देंगे सब लोग। क्वेश्चन है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम का कहलाता है, क्या कहलाता है आपको बताना है। पेशीय डायफ्राम का नाम क्या है, जो हमारे नेत्र में, हमारे आंख में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है परितारिका, अभिनेत्र लेंस, नेत्रपटल या फिर रेटिना। चलिए 8वें का जवाब देने का सब लोग प्रयास करेंगे, 8वें का जवाब क्या होगा। तो बता दिए 8वें में हमारे नेत्र का जो पुतली होता है उसे संयंत्रित या कह सकते उसे नियंत्रित करने का कार्य परितारिका के द्वारा किया जाता है, मतलब यहां बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। 8वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम बिल्कुल सही। चलिए आगे है आज का 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देने का एक बार प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी आसान, थोड़ा सा केवल पॉइंट को समझ लेते हैं, आप इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। ऊर्जा के सभी अनंत स्रोत, ऊर्जा के सारे स्रोतों का एक ही जरिया है, वो है आपका सूर्य भगवान, सूर्य देव, जिस नाम से इसे जाने। एक सूर्य तारा भी है, आप देव कहें या फिर मानव कहें या जिस नाम से जाने। इस 9th का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। विज्ञान सूर्य को एक तारा मानता है। आगे है 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। अगर नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करनी है तो उसके लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन देखते हैं, सिलिकॉन, क्रोमियम, यूरेनियम या फिर एल्यूमिनियम। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से, और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो होता है वो यूरेनियम 235 से कराया जाता है। ये तो आप शायद जानते होंगे। तो मतलब मेरे पास कि नाभिकीय ऊर्जा यहां प्राप्त करना है, चूंकि नाभिकीय विखंडन कराने की आवश्यकता पड़ती है नाभिकीय रिएक्टर नामक यंत्र में, तो ये आपको आवश्यकता किससे पड़ेगा, यूरेनियम से। मतलब 10वें का राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, कहीं और इधर उधर भटकेंगे भी नहीं, आराम से सटीक जवाब आप ले लेंगे सी। चलिए अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में आ गया है 11 नंबर में। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड का प्रभाव काफी ज्यादा प्रचलित हो चुका है, और जिसके कारण स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। लेकिन आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्पष्ट डायरेक्शन दे चुकी है कि आपका जो निर्धारित समय है उसमें आपका निर्धारित समय में आपका एग्जाम लिया जाएगा। उसका भी गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन 20 जनवरी से 22 जनवरी के बीच आपका होने वाला है। तैयारी में कोई कसर छोड़े ना, एकदम तैयारी में लगे रहें, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होने वाला है। आइए 11 जानते हैं। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग कितनी होनी चाहिए। काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी ज्यादा फेमस। पवन ऊर्जा जो आप जानते होंगे, पवन चक्की से टरबाइन चला के प्राप्त किया जाता है। तो टरबाइन जब चलाए जाते हैं तो भाई साहब बताना आपको यह है कि उसमें पवन की स्पीड न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। तो हम आपको बता दें कि पवन की न्यूनतम स्पीड जो होनी चाहिए वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। मतलब यहां मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 12 देख लेते हैं, 12 का समझते हैं क्या जवाब होता है।
धातुओं में धारावाहक होते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि धातु मुख्य रूप से विद्युत का सुचालक होता है, तो यह सुचालक जो होता है उसे धारा पहुंचाने का वाहक कौन होता है, किसके द्वारा धारा पहुंचते हैं? ऑप्शन है प्रोटॉन, बी ऑप्शन है मुक्त इलेक्ट्रॉन, सी है कोर इलेक्ट्रॉन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप शायद जानते होंगे ये इलेक्ट्रॉन करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में भी दो ऑप्शन दिया है आपके कंफ्यूजन के लिए, एक है मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक सी में दे दिया है कोर इलेक्ट्रॉन। तो आपको बता दें कि धातुओं में धारावाहक जो होता है, धारा पहुंचाने वाला जो होता है वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां मेरा राइट आंसर होगा 12 में ऑप्शन नंबर बी। चला आगे हैं आज के 13वें क्वेश्चन की ओर। 13 और 14 आपके सामने एक साथ एक बार। 13 देखिए, 13 का जवाब जानेंगे। कौन रंग है जिसको खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? ये तो काफी आसान है, इसे तो सभी लोग बता देंगे, हमें पक्का उम्मीद है, क्योंकि खतरे का निशान सब लोग जानते हैं, लाल कलर को माना जाता है। ऑप्शन सी होगा यहां इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन सी के साथ एकदम बढ़ेंगे आगे। 14 देख लेते हैं साथ ही साथ। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? आप जानते हैं कि जो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, उस 7 रंगों में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है और लगभग इसका तरंगदैर्घ्य होता है 7500 एंगस्ट्रॉम। और ये किसका होता है? ये रेड का मतलब लाल का होता है। जबकि सबसे कम पूछा गया होता तो सबसे कम समथिंग लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। ये एंगस्ट्रॉम होता है बैगनी का, अर्थात जिसको हम लोग वायलेट नाम से भी से डिनोट करते हैं। तो याद रखें कि सबसे अधिक 7500 लाल का और सबसे कम 4000 एंगस्ट्रॉम बैगनी का होता है। तो मेरे पास जवाब है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? तो लाल का, ऑप्शन ए जो होगा इस 14 का एकदम राइट आंसर होगा। चले आगे हैं 15 क्वेश्चन की और 15 का जवाब ढूंढेंगे। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? प्रकाश में जब टिंडल प्रभाव होता है तो कौन सी परिघटना घटती है? ऑप्शन पर जल्दी से एक बार नजर दौड़ा लेते हैं, कौन से सटीक आंसर हो सकते हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। आपको बताना है कि टिंडल प्रभाव जो है वो किस घटना को प्रदर्शित करता है इस प्रश्न में। तो आपको बता दें कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के किरणों को फैला देता है, अर्थात प्रकाश की किरणें जब जल के अणु से वायु के अणु से टकराते हैं तो विभिन्न भागों में फैल जाते हैं, और ऐसी घटना समथिंग मानी जाती है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्योंकि प्रकाश जब वायु के अणु से टकरा के फैल जाते हैं तो उसे कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो टिंडल प्रभाव कौन सी घटना को प्रदर्शित करेगा? डी ऑप्शन में है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन इज राइट आंसर। आइए इसके बाद 16 नंबर जानते हैं। 16 का जवाब जानने का प्रयास करेंगे क्या होता है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंधन हैं? 3 आबंधन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड किस में होंगे? तो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं एल्काइन समूह में, जिसका सामान्य सूत्र हम सभी लोग जानते हैं होता है CnH2n-2। अगर ये आपको मिल जाते हैं हाइड्रोकार्बन के सामान्य सूत्र के रूप में तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब ढूंढ लीजिए, ये देखिए इसमें तो कोई हाइड्रोकार्बन का समूह ही नहीं दिखता है CH3, अर्थात ये तो किसी एल्केन किसी समूह में नहीं है। C2H3 कार्बन का 2 है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या यहां पर 6 है। मिलाइए, तुलना कीजिए, 2 का 2 गुना कीजिए, 4 हुआ, 2 जोड़े मतलब ये एल्केन समूह का हो गया। हाइड्रोकार्बन इसमें भी 3 बंधन नहीं होंगे, इसका पालन करना चाहिए। N2n-2 आना चाहिए। तीसरे वाले को देखिए, 3 का दुगुना किए 4, 3 का दुगुना किए 6 हुआ, 2 घटाए 4 हुआ, मतलब इस रूल का पालन कर रहा है ये। मतलब ये तीसरा जो है ये इस 16 में त्रिबंधन होगा, अर्थात ट्रिपल बॉन्ड होगा। C3H4 ये जो आपका होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ बढ़ चलेंगे 16 में आगे। आइए 17 देखते हैं। 17 का जवाब क्या होता है सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। हाइड्रोकार्बन कौन है? तो हाइड्रोकार्बन में ढूंढिए हाइड्रोजन और कार्बन। अगर ये दोनों मिल गए आपको, हाइड्रोजन और कार्बन, तो हाइड्रोकार्बन होंगे, अन्यथा वो हाइड्रोकार्बन नहीं होंगे। पहला देख लीजिए H2O में देखिए हाइड्रोजन तो है, कार्बन नहीं है, ये मेरा हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। बी ऑप्शन में देखिए कार्बन मिला, हाइड्रोजन में मिला, एकदम यही हाइड्रोकार्बन है। आगे देख लीजिए आपको हाइड्रोजन और कार्बन नहीं दिखेंगे एक साथ। जैसे इसमें देखिए ऑक्सीजन है,
हाइड्रोजन नहीं है। इसमें देखिए हाइड्रोजन है जबकि आपके कार्बन नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यहां बी ऑप्शन मिला, मेरा राइट आंसर हाइड्रोकार्बन कौन हुआ, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, मतलब ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 18 देखते हैं, निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन से अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला जाता है जिसमें द्विक बंधन और त्रिक बंधन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं। तो एकल बंधन वाले को छाट लीजिए। एकल बंधन किसमें होगा, तो एकल बंधन का सामान्य सूत्र होता है एल्केन समूह का, जो होता है CnH2n+2, और ये आपको मिल जाता है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये जो आपके हाइड्रोकार्बन है एल्केन समूह का, ये हाइड्रोकार्बन एकल बंधन के साथ होते हैं और इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे पहला ऑप्शन देख सकते हैं मीथेन CH4, तो ये जो CH4 है ये एल्केन समूह का है, मतलब इसमें एकल बंधन होगा, अर्थात इसमें हमें द्विक बंधन नहीं मिलेगा, इसलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें नहीं है। दूसरा देखिए C2H6, ये भी आपका एल्केन समूह का हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि 2 का दुगना करके 2 जोड़ा गया है, 6 लाया गया है, अर्थात ये एथेन का हाइड्रोकार्बन है, मतलब ये भी आपका असंतृप्त नहीं होगा। आपको द्विक और त्रिक ढूंढना है। लेकिन तीसरा देख लीजिए C2H4, 2 का दुगना करके 4 लाया गया है, ये आपके जो संख्या दिख रहे हैं परमाणु संख्या, इसका मतलब ये एल्केन समूह का हाइड्रोकार्बन नहीं है। इसमें जो होगा द्विक बंधन मौजूद होगा, और द्विक बंधन मौजूद होने वाले भाई साहब असंतृप्त होते हैं। मतलब इस 18 का राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H4। आइए 19 को जानते हैं। 19 जवाब जानते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध के लिए याद रखिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक देके जाते हैं जिसका जवाब आप अच्छे से समझेंगे। नल फट, ये पॉइंट याद रखें, आपको याद रहेगा ये पूरा का पूरा प्रतिरोध। नल फट में N का मतलब है नेचर, A का मतलब है एरिया, L का मतलब है लेंथ, F का मतलब है फैट, A का मतलब ये 2 गो आ गया, एक ही होता है एरिया, और T का यहां पर मतलब है, T का मतलब हुआ टेम्परेचर। इन सभी बातों पर निर्भर करता है आपका चालक का प्रतिरोध। अब देखिए चालक की लंबाई है, लेंथ तो है उसमें, चालक के अनुप्रस्थ का अक्ष का क्षेत्रफल ये भी है, चालक की प्रकृति मतलब उसका नेचर, उसका स्वभाव, नलफट में पहला ही ऑप्शन मिल गया, मतलब ये तीनों के तीनों पर निर्भर है। मेरा ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन में। 20वें क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो पहले तो आप जान जाइए कि आमीटर जो होता है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने वाला यंत्र होता है, और इसमें हमेशा और हमेशा जो संट जोड़े हुए होते हैं वे समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, लेकिन इस आमीटर को विद्युत परिपथ में खुद श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अच्छे से याद रखेंगे, आमीटर को विद्युत परिपथ में स्वयं किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में, मतलब मेरा यहां राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम। आगे हैं आज के 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वें का जवाब ढूंढेंगे हम लोग। प्रकाश तरंगें होती हैं, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की होती हैं। प्रकाश तरंगों के बारे में बहुत सारी याचनाएं, बहुत सारे वैज्ञानिक अपना अपना मत दे चुके हैं। ऑप्शन पर एक बार ध्यान देते हैं, कंफर्म उसके बात करेंगे। चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युतीय तरंग, और इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। तो देखिए चुंबकीय तरंग कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश तरंगों के बारे में व्याख्या इतनी की जा चुकी है कि इसके बारे में चुंबकीय तरंगों का कहना पूर्ण रूप से उचित नहीं होगा। इसे हम कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग, क्योंकि सौर ऊर्जा इससे प्राप्त तो किए जाते हैं, विद्युत तो इससे प्राप्त होता है, और चुंबकीय तरंग है, मतलब मेरा यहां कंफर्म आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंग। 22 की ओर देख लेते हैं। 22 निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। भाई साहब ये भी बहुत परेशान कर रहा है आज के क्वेश्चन में, इस कोविड में तो परेशान कर दिया इस क्वेश्चन को। तो आप ये याद रखें, बुझा चूना होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। और अगर ये कली चूना पूछता तो कली चूना होता आपका कैल्शियम ऑक्साइड CaO, लेकिन यहां पर बुझा हुआ चूना पूछा है, इसलिए मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात CaOH का होल ट्वाइस।
आ गए हैं आज के 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वें क्वेश्चन का जवाब हम लोग सब लोग जानेंगे। कौन सा बुझा हुआ चुना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो चुका है। 23 देखते हैं, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र आपको मिल जाता है सी ऑप्शन में, देख सकते हैं ये सी ऑप्शन है C12H22O11। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 23 का राइट आंसर सभी को पता था, ऐसा आभास हुआ हमें। 24 जानते हैं, विद्युत फ्यूज काम करता है। अच्छा क्वेश्चन। तो पहले तो आप ये जान जाइए कि विद्युत फ्यूज जो होता है वो बनाया किस किस चीज से जाता है। तो विद्युत फ्यूज जो बनाया जाता है, और ये विद्युत फ्यूज बनाया जाता है तांबा और सीसा के मिश्र धातु से, या फिर आपको टीन और सीसा, ये दोनों के मिश्र धातु से आपका बनाया जाता है, ये जो विद्युत फ्यूज कहलाता है। लेकिन हम आपसे पूछेंगे कि विद्युत फ्यूज का काम विद्युत किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जब धारा का प्रभाव बढ़ जाता है तो ये उष्मा के कारण, प्रतिरोध बढ़ जाने के कारण उष्मा के कारण गल जाता है और परिपथ टूट जाता है और हमारा सारा यंत्र परिपथ में लगा बच जाता है। तो हम यहां कहेंगे धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है कौन? विद्युत फ्यूज। किससे बना होता है? टीन और सीसा से, या तांबा और टीन से। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 25 देखते हैं। 25 है, यदि किसी नरम लोहे की धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? देखिए, नरम लोहे को धारावाही कुंडली मतलब अगर आपके सामने कोई एक परिनालिका है और उसके गर्भ में अगर रख दिया जाए, आप नर्म लोहा क्रोड बना दिया जाए नर्म लोहा का, तो नर्म लोहा का क्रोड बनाने से क्या बनेगा? वो भी एक चुंबक बन जाएगा। अर्थात यहां मेरे इस 25 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विद्युत चुंबक। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर। क्योंकि नर्म लोहा रखा गया है तो विद्युत चुंबक, लेकिन अगर यह पूछा गया होता कि वहां रखा जो गया है वो इस्पात रख दिया गया है, तो इस्पात रखा जाता तो वो अस्थाई चुंबक बन जाता। यह भी आप अच्छी तरीके से बात याद रखेंगे। अस्थाई चुंबक अर्थात अस्थाई चुंबक के क्रोड इस्पात के बनाए जाते हैं, जबकि विद्युत चुंबक के क्रोड नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कभी कभी। आइए 26 को देखते हैं। 26 क्वेश्चन क्या है ये समझते हैं। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय मतलब दो वलय जो होते हैं वो अलग अलग आधे आधे खंड किए जाते हैं, तो वो किस में प्रयोग होता है ये इस प्रश्न में आपको बताना है। वलय जैसे आधा खंड यहां पर और आधा खंड कुछ अलग तरीके से। तो ये जो विभक्त वलय हैं, ये विभक्त वलय पाए जाते हैं आपके विद्युत मोटर में। विद्युत मोटर जिसे विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है उस यंत्र में विभक्त वलय का प्रयोग किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 देखिए, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जिसे किलोवाट घंटा के नाम से भी जानते हैं या यूनिट भी बोला जाता है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक हम कहेंगे यूनिट होता है। और एक यूनिट में जो जूल की मात्रा होती है वो 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। ये भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि एक यूनिट में कितना जूल होता है, तो 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। मतलब 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा और ये आपका जूल के विभाग में मान्य हो गया। आइए 28 देखते हैं। 28 भी आपके सामने क्वेश्चन आ गया है इस तरीके से। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? अतिभारण जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ओवरलोडिंग। जब किसी परिपथ में अधिक भार का लोड दे दिया जाता है तो उस घटना में अतिभारण होता है। अर्थ और फ्यूज जो होते हैं एक दूसरे से संपर्क में आ जाते हैं तो अतिभारण होता है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो हो जाता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब अर्थ और फ्यूज के तार एक दूसरे से संपर्क कर जाते हैं तो धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब 28 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 29 देखते हैं। 29 का जवाब जानेंगे। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सौर ऊर्जा में प्रयोग होता है आपका अवतल दर्पण। कहीं और जाएंगे नहीं। अवतल दर्पण के और कुछ उपयोग आप जानते जाइए यहां से। अवतल दर्पण में और उपयोग होता है, जैसे आप जानते होंगे गाड़ी का हेडलाइट, उसमें अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर आंख नाक कान की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और जो सैलून होता है उसमें हजामती सैलून के रूप में या हजामत बनाने में भी अवतल दर्पण ही प्रयोग किया जाता है। तो यहां मेरा राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा के लिए अवतल दर्पण। ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा।
चलिए आइए देखते हैं इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन। और 30वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, देखिए इस तरीके से। 30 है, एक म्यू ए कितना है। ए का मतलब यहां पर एम्पियर से डिनोट, तो एक म्यू अगर ऐसे लिखा गया तो इसको हम लोग माइक्रो पढ़ते हैं। अब आप अगर माइक्रो के बारे में जानते हैं तो सवाल का आंसर पता होगा। माइक्रो का वैल्यू होता है 10 का पावर -6। अब देख लीजिए 10 का पावर -6 एम्पियर कहां दिखा हुआ है, तो ये दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर डी में, मतलब इस 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए पढ़ते हैं 31 नंबर की ओर। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है। इसको कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि पानी में अगर सिक्का डाला गया हो किसी बाल्टी में, तो बाल्टी का जो तल होता है वो ऊपर दिखाई देता है या सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसके पीछे का कारण, इसके पीछे का कारण है प्रकाश का अपवर्तित होना, मतलब प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसी घटना घटती है। मतलब 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आज आ गया है 32 नंबर में, इसका जवाब देने का प्रयास करें और एकदम तैयारी आप करते रहें। 17 फरवरी 18 फरवरी जो भी आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें गर्दा उड़ा देंगे, सारे ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से आने वाले हैं। 32 देखिए, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। सोडियम के किस लवण को मृदु बनाने के लिए, जैसे खारा जल को कठोर जल कहते हैं, उसे मृदु मतलब पीने योग्य मीठा बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो उसमें प्रयोग किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन डी जो होगा इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। 33 देखते हैं, कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरे अपरूप का नाम क्या है। कार्बन के 2 अपरूप, ये तो सब लोग पढ़ेंगे। कार्बन के 2 अपरूप जो होते हैं वो होते हैं हीरा और ग्रेफाइट, लेकिन यहां का सवाल भी तेज है, पूछा है उसके अतिरिक्त तीसरा आप बताइए उसका अपरूप क्या होता है। तो तीसरा जो होता है फुलेरीन कार्बन होता है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा हीरा और ग्रेफाइट। पहले 2 होते हैं और तीसरा फ्लोरीन कार्बन, याद रखेंगे आप। 34 देखते हैं। 34 है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपके सामने हम वही क्वेश्चन लाते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फालतू का क्वेश्चन करवा के आपका टाइम वेस्ट करना मेरा नहीं है, मेरे वर्ष में नहीं है। हम आपको वही क्वेश्चन ला के दिखाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जानिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पचना एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हिंदी में कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 35 देखते हैं, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मक के लिए उत्तरदायी है। वैश्विक ऊष्मक जिसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से भी जानते हैं, तो यह होता है मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मतलब CO2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। 36 नंबर में बताना है निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। सबसे शुद्ध स्रोत जो है ऊर्जा का कौन सा है, तो आपको बता दें कि सबसे ऊर्जा का जो स्रोत अच्छा है वो है प्राकृतिक गैस, क्योंकि इसमें धुआं कम निकलता है, जलने के बाद अवशेष कम छोड़ता है। मतलब 36 का मेरा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 देखते हैं, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं किसका है। तो देखिए लेड नाइट्रेट को चूर्ण को अगर गर्म करेंगे तो उसमें से जो आपका धुआं निकलेगा वो धुआं निकलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। मतलब ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए आ जाते हैं आज के 38 नंबर क्वेश्चन को। 38 क्वेश्चन तो दम इजी लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। निम्न में कौन अकारक है, अकारक बताना है। मतलब जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया करने वाला कारक होता है वो अकारक कहलाता है। तो अकारक इस चारों में अगर ढूंढे, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और आपको हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड दिया हुआ है, तो इससे 38 का राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक सबसे अच्छा, सबसे उत्तम अकारक माना जाता है। चलिए जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं उदासीन विलयन का पीएच मान 7, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, जबकि क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। तो जठर रस का पीएच मान कितना होता है ये बताना इसमें। तो जठर का जो पीएच मान होता है वो 1.2 होता है, मतलब 1.2 दिया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
चले आगे हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो काफी ज्यादा आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और 40 देखते देखते इसका आंसर भी बताते जाएं। पीतल किसका उदाहरण है? तो पीतल जो होता है वो ताजा होता है, मतलब तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। आप याद रखिए, पीतल ताजा होता है, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु, मतलब कह सकते हैं एक प्रकार का मिश्र धातु है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो काफी ज्यादा आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।